आ गए हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में और हम हैं कर्ण लेक पे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन मिस्टर सुभाष चंद्र जी से। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं और उन्होंने हमें यही समय दिया है 12 बजे का, और अभी वो आ ही रहे होंगे, तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो हम हैं अभी कर्ण लेक और सर के साथ ही हैं हम। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे सर के बारे में कि इन्होंने कैसे शुरू किया और अभी स्थिति क्या है, और पॉलिटिक्स के बारे में ये क्या इनका है विचार। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद पहले तो हमें समय देने के लिए। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर में पहले पेज पे आपका फ़ोटो तो रहता ही है, स्वच्छ भारत मिशन हो या नारी सम्मान हो या कुछ भी हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने शुरू कहाँ से किया था, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है स्टार्टिंग इसकी हुई कहाँ से थी? विकास जी, जैसे आपने मेरा धन्यवाद किया, ऐसे ही मैं भी आपकी पूरी टीम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप स्पेशल समय निकाल करके जी टेक की ओर से अम्बाला से स्पेशली आए। इसके लिए मैं अपनी टीम की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आपने पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई। मैं एक बेहद गरीब परिवार और संघर्षों में पला पड़ा स्वयं, यानी मैं कई बार अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि मैंने 50 पैसे की मजदूरी जिसको कहते हैं वो की हुई है स्वयं। और परिवार में यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि माता जी, 2 सिस्टर, मैं 4-5 लोग हम जाते थे मजदूरी करने के लिए, तो 2 रुपये शाम को इकट्ठे मिलते थे। ये गाँव में थे आप? गाँव में। मेरा जो जन्म है वो कालरम गांव है, कालरों भी उसको बोलते हैं, घरोंडा विधानसभा का, वहाँ मेरा जन्म है। और उस समय मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति, बहुत माली हालत अच्छी नहीं थी, तो बड़े गरीब परिवार में, गरीब परिस्थितियों में, गरीब वातावरण में गरीबी को जिया, गरीबी को देखा, सहन किया, और आज अपने पुरुषार्थ के बल पर और एक अच्छी प्रेरणा के बल पर यहाँ तक हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इस मुकाम में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर आरएसएस के नाम से भी जो लोग जानते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1985 में संघ के साथ जुड़ गया, संघ की शाखा में जाना हुआ, और वहाँ से फिर संघर्ष क्या, उससे कैसे पार पाना, कैसा अपना व्यक्तित्व हो, कैसा अपना जीवन हो, देश के लिए हमने क्या करना, देश के प्रति जुड़ाव, लगाव, देश प्रेम की भावना, ये सब जो चीज़ें सीखी, जहाँ से सीखने को मिली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर ये तय कर लिया कि जीवन में कुछ नया करना है। मतलब आपका ये था कि मुझे सेवा करनी है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। जी। और उस नाते से, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक ही शिक्षा देता है कि हमें देश के लिए क्या करना है, देश को हम क्या दे सकते हैं, तो वहीं से प्रेरणा लेकर के फिर मुझे 6 वर्ष के लिए अपना परिवार, घर बार छोड़ करके शिक्षा करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए संघ कार्य को पूरा समय देने का भी मौका मिला, वो भी मैंने दिया। जिसमें से 3 साल मैंने करनाल शहर में और 3 साल लगभग मैंने इंद्री के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के संघ के प्रचारक के नाते से अपना काम शुरू किया था। और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रही। बाद में फिर वहाँ से वापस जा कर के, प्रचारक जीवन से वापस जा कर के कुछ 1-2 अपने प्राइवेट काम शुरू किए, नहीं सफलता मिली, फिर एक शिक्षण क्षेत्र को चुना। शिक्षा, आप टीचर भी रही हैं? हाँ, शिक्षा का क्षेत्र भी मैंने चुना, और उसमें एक नीलोखेड़ी में एक अच्छा रेपुटेटेड स्कूल, सीबीएसई पैटर्न का, सीबीएसई बोर्ड का,
SDMN के नाम से, SDMN सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मैंने वहाँ अपने आप को ज्वाइन किया एज ए फिजिकल टीचर। क्योंकि RSS में जाने के नाते से, शाखा में जाने के नाते से शारीरिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैं प्रैक्टिशनर रहा कॉलेज में, एथलीट रहा। क्रॉस कंट्री की जो दौड़ें होती हैं वो मैंने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उस नाते से अच्छे उसमें अपना स्थान भी प्राप्त किया। और संघ की शाखा में जाने के कारण से स्कूली टाइम से ही हम मंच पे बोलना, मंच पर अपनी बात कहना, भाषण देना, कविता, गीत, गाने ये सब बोलना वहाँ से हमें सीखने को मिला। अभी आपसे मिलने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था और मेरी सारी टीम का भी ये सवाल था। आपका नाम ML खट्टर जो हमारे CM है ना, इनके साथ बहुत है, जैसे आप एक्टिव रहते हैं तो उनका भी साथ में रहता है आपका, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं संघ के संपर्क में आ गया, तो आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, करनाल क्षेत्र में प्रचारक रहे। और प्रचारक होने के नाते से अनेक बार परिवार में आए, घर में आए, माता जी चूल्हे की रोटी बनाते थे गांव में। अच्छा। और कई बार गांव में हमारे साथ सोए भी हैं, रहे भी हैं। ठीक है। मतलब कच्चा घर था, बिल्कुल सामान्य सा परिवार। जो CM थे ये आपके गांव में आते थे? गांव में आए। और ये रहते कहाँ थे? ये तो ऐसे तो प्रचारक का जो जीवन होता है वो घूमना फिरना ही होता है। फील्ड में जहां हमारे संघ कार्यालय होंगे, संघ के कार्यकर्ता होंगे, वहां रुकेंगे, वहीं भोजन करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था संघ की तरफ से वर्षों से चली आ रही है। ठीक है। तो ऐसे ही CM साहब भी जब यहाँ प्रचारक थे तो उस समय अनेकों बार घर पे आए। और मैंने तो आपको पहले बताया कि बहुत गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है। कभी सब्जी बन गई, कभी नहीं बनी, कभी चटनी से रोटी खानी है। तो ऐसे ही CM साहब अक्सर जब भी घर आए तो क्या बना है, मैंने कहा जी बना तो कुछ नहीं, आज तो ये बनाएंगे। अब कह रहे जो बना है, कभी चटनी मिल गई तो चटनी से। यानी ऐसा जीवन प्रचारक का होता है कि जो मिल गया, जैसा मिल गया वैसा ही ले लेना, वैसा ही खा लेना। और कहीं कोई बेड की अपेक्षा नहीं, कोई सुविधाओं की अपेक्षा नहीं, जैसा मिलेगा वैसा रहेंगे और देश का काम करेंगे। कब की बात रही? ये बात है लगभग 92-93 के आसपास, 30 साल के आसपास। 30 साल के आसपास। और उस समय हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे। तो फिर पहली बार मुझे CM साहब ने कहा जब कॉलेज की छुट्टियां होती हैं कि छुट्टियों में क्या करना है। मैंने कहा जो आप कहेंगे। तो कहते मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठो। अच्छा। तो मुझे अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठाया। कौन सी थी? बाइक तो राजदूत मोटरसाइकिल उन समय थी उन पे। और अनेक बार उनके साथ मोटरसाइकिल पर गए हैं। एक घटना और मुझे याद आती है इससे पहले। ये बात है जनवरी की। ठीक है। जनवरी में ठंड, आपको पता है कड़क ठंड होती है, धमाकेदार ठंड। तो शाम के समय की बात है, लगभग कोई 6-7 बजे के आसपास ये गांव कालरम में आए और प्रवास पे थे। तो कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ बैठो मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे बैठ लिए। अच्छा, एक जीवन था प्रचारकों का जीवन, जानते थे, सुनते थे, कहाँ जा रहे हो, कब आएंगे, पूछा नहीं कभी, बैठे साथ। तो रात को 11 बजे कैथल जाकर के इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी। ठीक है। पहुंचते पहुंचते, चलते चलते रात को 11 बजे कैथल पहुंचे। वहां संघ कार्यालय में जाकर के रुके। 5 बजे कैथल से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव है भागल। ठीक है। और वहां इन्होंने सुबह 5 बजे शाखा में जाना था। ठीक है। और ठंड ये कह रही थी कि आज ही मुझे पढ़ना है। धुंध ऐसी पड़ रही थी जैसे बारिश होती है। तो ये ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था। वहां तक जाते जाते ऐसा सीन हो गया, हाथ भी सुन हो गए, बुरी हालत हो गई। शाखा में जाना था, जुनून था देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। और वहां जाकर के सुबह शाखा लगाई, शाखा लगा करके फिर वापस आए। तो एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री जी के जीवन से, और मुख्यमंत्री जी का जीवन हमने स्वयं देखा है, या तो सुना हो तो फिर तो अलग बात, हमने तो देखा है, उनके साथ हम रहे। और मैं ये कहूंगा कि आज बहुत बड़ा योगदान इस जीवन में, मेरे जीवन में उनका है। और उनके कारण ही हम सब प्रेरणा लेकर के ऐसे अनेकों प्रचारक मनोहर लाल जी की तरह संघ में काम करते हैं। और उन सब लोगों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमने भी तय किया कि भाई हम
देश और समाज के लिए कुछ करें। जब जब भी कहीं भी कोई जिम्मेवारी सामाजिक नाते से मिली तो वो सब पूरी, अब जैसे सत्ता में सरकार में है तो सरकार में होते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी नहीं, व्यवहारिक जीवन जीते हैं। इससे पहले जैसे आपने कहा कि अनेक प्रकार के सामाजिक आंदोलन करनाल जिले में, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कई साथी यहाँ बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जानते हैं। मैंने इस करनाल जिले में जल बचाव को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम वो चलाई थी और इस जिले के हर गांव में जाकर के, क्योंकि मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा, मेरा अपना समाचार पत्र था समाज साक्षी के नाम से, उसके बैनर पर मैंने गांव में सरपंचों को बुला करके विचार गोष्ठियां करना और जल बचाव को लेकर के, जल को क्यों बचाया जाए, जल का क्या महत्व है, इस प्रकार की मुहिम को छेड़ा और उसको लेकर के हमने पूरे जिले के अंदर लगभग हर गांव में ये मुहिम को चलाया था। तो ऐसे कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, कभी पौधा संरक्षण को लेकर के, कभी शिक्षा को लेकर के, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो इस प्रकार के मुहिम से, और शुरुआत ये प्रेरणा सारी मिली मुझे संघ से, आरएसएस से प्रेरणा मिली और आरएसएस की प्रेरणा से ही आज सारी चीजों को आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जब जब भी कहीं कोई सामाजिक जिम्मेवारी मिलती है तो उसको जी जान से निभाते हैं। आज जैसे ये जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि ये सरकारी जिम्मेवारी नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेवारी है, तो तब से ही मन में ठान लिया था और तब से ही मन में ठान करके इस जिम्मेवारी को सामाजिक जिम्मेवारी मान करके कि ये तो एक सामाजिक जिम्मेवारी है, ये हम सबका दायित्व है और इसको पूरे प्रदेश में हमने एक आंदोलन खड़ा किया है। आज इस आंदोलन की चर्चा देश के प्रधानमंत्री अपनी कई बार कार्यक्रमों में, सामूहिक कार्यक्रमों में उदाहरण के नाते प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हरियाणा को स्वच्छता में देश का आदर्श माना जाता है। ये प्रेरणा मुख्यमंत्री जी की रही, कार्य मेरा रहा, कर्तव्य मेरा रहा, काम मैं करता रहा, प्रेरणा मुख्यमंत्री जी की रही और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हरियाणा जो है स्वच्छता में 2 बार देश का नंबर 1 अवार्ड प्राप्त कर चुका है और एक अच्छी मुहिम के साथ, अच्छे नाम के साथ पूरे देश भर में स्वच्छता को जाना और पहचाना जाता है। जब से सर सीएम है 2 साल से, दो प्लान है ना सर के? हाँ, 9 साल से। ठीक है सर, आपके साथ एक टीम रहती है, इनको इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। श्रीमान पवन जी बैठे हैं उधर, इनके बारे में भी आपने बताया था। हाँ, ये हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और ये भी संघ के पुराने सुनसेक भी हैं, तो इनको भी पता है। कब से हैं सर के साथ? मैं शुरुआती के साथ करीब 25-26 साल से हूँ और हमने इकट्ठे संघ में काम किया है और इनके साथ पत्रकारिता के साथ भी और दूसरे जो सामाजिक अभियान ये चलाते रहे हैं उसमें भी साथ रहा हूँ और जो सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की टास्क फोर्स बनाई है उसमें करीब 6 वर्ष हो गए इनके साथ काम करते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश भर में जा जाके सभी जिलों में। टास्क फोर्स क्या है? ये टास्क फोर्स के बारे में बताओ। टास्क फोर्स ऐसा है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन की अलग से टास्क फोर्स बनाई है जो सारे काम की मॉनिटरिंग करती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए। फिजिकली जाते हैं आप लोग? हाँ, सभी गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, सभी वर्ग हैं जो सभी संस्थाएं हैं उनको मोटिवेट करते हैं स्वच्छता के लिए। मतलब आप ऑल ओवर हरियाणा एक्टिव हैं आप लोग? पूरे हरियाणा हमारी टीम है, हम लोग जाते हैं, स्वादी जाते हैं, उनके साथ भी जाते हैं, सबको काम दिए हुए। ठीक है। इसके साथ श्री प्रवीण जी, आप एडवोकेट हैं और आप भी संघ के कार्यकर्ता हैं, यही करनाल में रहते हैं। ठीक है सर, आप कब से हैं सर के साथ? 5 साल से हैं। ठीक है, आप भी एक्टिव हैं सर के साथ? ठीक है। आप श्री राजेश सैनी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और यहाँ जिला कष्ट निवारण समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और लगभग 6-7 साल से इनका भी राजनीतिक प्रवेश है और बहुत अच्छे से कार्य को करते हैं। ठीक है सर, मतलब आपके साथ एक टीम रहती है पूरी और जिनको सिर्फ समाज सेवा ही करनी है और पॉलिटिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं किसी का भी। ठीक है, देखिए लेना देना तो है, लेना देना तो है। अब प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी एक चीज कहते हैं कि राजनीति सेवा का एक मजबूत माध्यम है, राजनीति सुख भोगने का साधन नहीं है।
मतलब सेवा हम करेंगे तो पॉलिटिक्स में आके हम कर हाँ, पाएंगे। पॉलिटिक्स में यदि आप हैं, राजनीति में हैं, तो उस नाते भी बहुत मजबूती से और बहुत अच्छी से सेवा समाज की जा सकती है। ये परिभाषा मोदी जी ने राजनीति की बदली है, बनाई है। बिल्कुल। तो मैं भी उस बात से सहमत हूं कि राजनीति में रह करके सेवा को एक नया आयाम और नई पहचान दी जा सकती है, समाज सेवा को। अभी क्या प्लान है सर आपके? देखिए, अभी तक जो जिम्मेवारी सरकार में है, और जब तक ये जिम्मेवारी है तब तक एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य है कि जो मुख्यमंत्री जी ने दायित्व दिया, जो जिम्मेवारी दी है, ये दायित्व है, ये पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से और कोई समझौता किए बिना निभाएंगे। खाने में क्या पसंद है आपको? मतलब आप घूमते हैं, थक जाते होंगे, खाते पीते तो होंगे कुछ? सहज सरल जीवन है, ऐसा कुछ जीवन में कभी अपेक्षा की नहीं, ये मिलेगा, ये खाएंगे, जो मिल गया वो खा लिया। मैंने तो जैसे बताया कि ये जो सारी चीजें आदत में आई ना, व्यवहार में आई, ये संग से आई। अब ऐसा कुछ नहीं है। आज ज्यादा मुझे चावल पसंद है। चावल पसंद है। आप गांव कालरम से हैं, जो जी। कि डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। हाँ। वहाँ का क्या कुछ ऐसा स्पेशल या कुछ जो आपको पसंद हो अपने गांव का? गांव में जब हम विद्यार्थी होते थे, 10वीं के, 9वीं के, 8वीं के, तो उस समय हमारी जो शाखा है गांव के बाहर लगती थी, और गांव के बाहर शाखा लगती थी, तो उसके साथ उस समय जोहड़ बड़े होते थे, तालाब बहुत होते थे, जोड़ पानी, तालाब। हाँ, पानी खूब होता था उनमें बारिश के समय में। तो उस समय जोड़ में नहाना, बारिश में नहाना, वो बड़ा पसंद आता था। हमारी पूरी टीम उसमें तैरना सीखे हम, तो वहां से हमें तैरना भी आया। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बाल्यकाल का जीवन, गांव में थे तो कबड्डी खेलना, कुश्ती खेलना, कुश्ती भी मेरा एक शौक रहा है। और अभी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ इंटरव्यू चल रहा है? ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा होगा आपको? नहीं, इंटरव्यू तो कर ही नहीं रहे हम तो मतलब हमारी ना ऐसी कोई तैयारी है, ना कोई ऐसा माहौल है। टाइम हमारे पास वैसा था भी नहीं, और एकदम से मैं आ गया हूँ आपके पास। समय भी आपने 1 घंटे पहले ही बताया कि 1 घंटे के लिए मेरे पास समय है। ठीक है, तो उस समय से आपको पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा या लाइफ में ऐसा कुछ करना, विजन था कुछ? ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो देन है, ये संघ का जो विचार है ना, संघ का जो चिंतन है, ये वो है, और ये मुख्यमंत्री जी की देन है। मुख्यमंत्री जी एक चीज सोचते हैं, वो बहुत गंभीरता से उस पर काम करते हैं कि एक उन्होंने बात कही, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उससे आगे बढ़ करके एक बात और कही, गरीबों का उत्थान, अंत्योदय का उत्थान। अंत्योदय का उत्थान का मतलब यह है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे करें, किस भावना से हो, किस तरीके से हो। तो यही चीज उन्होंने राजनीति में, ऐसे अनेक मेरे जैसे कार्यकर्ता जो बिल्कुल ठेठ गरीब परिवार से, ग्रामीण परिवार से, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कभी सपने में सोचा नहीं। अब मैं भी राजनीति में आने से पहले एक प्राइवेट स्कूल के अंदर सेवा कर रहा था, पढ़ाता था वहां पे। अभी तो करनाल में है, अभी तो करनाल में ही है। हाँ, मैं अभी करनाल में ही। गाँव जाते हो? गांव जाना रहता है, रूटीन में जाना रहता है, और दिन भर में 10 गांव में घूमता ही। वो तालाब है जहाँ पे नहाते थे? नहीं, तालाब अब खत्म हो गए हैं, वो तालाब नहीं रहे, पानी लोगों ने गंदा कर दिया तालाबों का। उसके दोषी हम सब हैं, क्योंकि पहले गांव में जो जोड़ होता था, उस जोड़ के पानी को भैंस, पशु, जानवर वो पीते भी थे। आज वो पीते ही नहीं है। तो आज तो जो पानी पीने का हमारा है वही पशुओं का है। तो इसका दोष हम सब को ही दे सकते हैं, अपने आप को ही दे सकते हैं कि जोहड़ की स्थिति आज वो नहीं रही जो है। लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर भी बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अनेकों तालाबों का उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया। एक स्पेशल पॉन्ड अथॉरिटी खड़ी करी हरियाणा के अंदर, जो देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो उसके लेकर के भी मुख्यमंत्री जी, पहले बस स्टॉप भी बहुत गंदे होते थे, अब अधिकतर तो साफ हैं। गांव के आसपास के बस स्टॉप्स हैं वो भी बहुत गंदे हैं, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर आदमी की रहती है। तो इसके लिए भी आपको कोई अभियान चल रहा है? बस स्टॉप्स की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे तो जो आधुनिकीकरण इतना हो गया है कि आज सबके पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो बस स्टैंड का जो कल्चर है वो खत्म सा ही हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ भी है तो उसका होना चाहिए, सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, जीर्णोद्धार भी होना चाहिए समय समय पे, आवश्यकता तो है ही। लेकिन इसमें जो आपने बात कही ना, वो बहुत बढ़िया बात कही है कि इसमें समाज की भी भूमिका होनी चाहिए। सभी की समाज की भूमिका जब तक नहीं होगी तब तक चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। अभी हम सारी चीज, ये हमारा दुर्भाग्य है कि
कि हम सारी चीज़ जो है ना सरकार पे थोप देते हैं, सरकार करेगी। मान लो मेरी गली की कहीं एक ईंट भी फट गई तो मैं 10 फोन करूंगा नगर निगम को, नगर पालिका को, मेरी गली के अंदर एक ईंट फटी हुई है वो लगा जाओ। एक ईंट फटी हुई है, एक ईंट को आप उखाड़ के खुद भी लगा सकते हो। ये कल्पना, ये विचार जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आएंगे ना। बिल्कुल। सीएम सर से आप मिलते रहते होंगे अभी? जी जी, याद है उनको कुछ? उनको सब कुछ याद है, टिप्स पे याद है उनको, एक एक चीज याद है। अपने कार्यकर्ता को एक एक चीज याद रखते हैं, वो एक एक चीज जानते हैं। शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है, तो जब ये बात है 15-16 की, 17 में मुझे दायित्व मिला, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही चलते हुए कहा एक बात करनी है मैंने आपसे। हम तो भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब एक बात करनी है। तो कहने लगे मुझे पता है तेरे मन में क्या है, बस इतनी बात कह के। और जब भी वो कभी परिचय कराते थे तो सब यही बात कहते थे, इनको मैंने कबड्डी खिलाया है, इनके साथ मैं कबड्डी खेला हूँ। आज भी, अभी पिछले दिनों राहगिरी में कार्यक्रम था तो बच्चों के साथ उन्होंने खुद कबड्डी खेली है। यानी हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, सहज हैं, सरल हैं और सामान्य हैं। उनके मन के अंदर कोई ऐसा प्रोटोकॉल ऐसी कोई है नहीं। और ये बात विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि वे मुख्यमंत्री जैसे इंसान हो नहीं सकते। ठीक है। तो सीएम सर मतलब जब आप उनसे मिलने जाते हैं या कुछ ऐसा जाते हैं तो वो सेम सिंपल रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत सिंपल। और ये तो आप कभी मौका मिले तो आप भी देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास, उसका भी नाम उन्होंने संत कबीर कुटिया रखा है। तो कुटिया की तो जो कल्पना है, आवास और सीएम हाउस, ये सब चीजें तो पुरानी चीजें हो गई हैं। वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी आपको पहला मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा विकास जी, जो अपनी रसोई अपने खर्चे से चलाते हैं। जो उनको सैलरी मिलती है उससे वो अपनी रसोई चलाते हैं। जो भी बनना है, दाल रोटी खिचड़ी जो भी बनना है, वो उनकी सैलरी में से कटेगा। तो ये चीजें हमने कभी सुनी थी, भाई चाणक्य ऐसे राजा थे जो इस प्रकार का जीवन जीते थे, सामान्य जीवन। और अपना व्यक्तिगत काम करना तो लाइट को बंद करना, और सरकारी जीवन काम करना है तो लाइट जलाना। ये हमने सुना था, पढ़ा था किताबों में। लेकिन आज हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कि मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपया बचा करके सरकार का, समाज का, प्रदेश का वो योजनाओं में लगाते हैं, सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। अभी आपके पास आने से पहले हम लोग आपकी फेसबुक प्रोफाइल देख रहे थे, उस पर आपने एक फोटो शेयर किया हुआ था नरेंद्र मोदी जी के साथ। उनके साथ कैसे मिलना हुआ था आपका? जैसे मेरा जिम्मेवारी स्वच्छता अभियान के नाते है, तो प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ, उन्होंने पूरे देश भर में 3 कार्यक्रम किए अभी तक, और सौभाग्य हमारा है कि हमें भी एक कार्यक्रम करने का मौका मिला। तो कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम उन्होंने स्वच्छाग्रहियों को लेकर के पूरे देश भर की कई हजार महिलाओं का सम्मेलन कुरुक्षेत्र में किया था। तो उसका दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मुझे था। तो जब उस कार्यक्रम में आए थे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर मैंने उनको रिसीव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये सारा श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। सर, अभी लास्ट प्लान में बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे, यूट्यूब पे वायरल हो रही थी कि आपको नीलोखेड़ी से टिकट मिलने वाली है, लेकिन हमें नहीं पता क्यों नहीं मिली, या आप क्या था वो सब झूठ था या क्या था, वायरल तो हो रही थी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मैं डर रहा था पूछते हुए आपसे, लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो गई है, तो कुछ है ऐसा? हाँ, राजनीति में काम करते हैं कार्यकर्ता, तो इच्छा तो होती है कि पार्टी यदि टिकट दे, वो भी सेवा के लिए मौका दे, तो चुनाव लड़ने की हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। तो उस नाते से मैं भी पिछले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दावेदार था। तो उस समय फिर पार्टी का निर्णय हुआ, जो निर्णय हुआ हमने वो सहर्ष स्वीकार किया। जिस दिन पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, सेम डे ही मैं फील्ड में था कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे बहुत दबाव पड़ा, लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने, हल्के ने खूब कहा कि आप आज़ाद आ जाओ, आज़ाद चुनाव लड़ लो, हम सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैंने सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि ये मैं कभी नहीं कर सकता, पार्टी मेरी माँ है,
मैं माँ की तरह पार्टी को मानता हूँ, माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता। मतलब आपको टिकट तो मिल रहा था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट में मिल रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। हाँ, लड़ सकते थे, हर अच्छा। कोई लड़ सकता है, लेकिन मैंने वो निर्णय ना स्वीकार किया और मैंने जो पार्टी ने निर्णय लिया उस पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि मान करके, सर्वमान्य मान करके और दिल से मन से हमारे अपने कार्यकर्ता के लिए काम किया। पार्टी जब भी मौका देगी तैयार है, करेंगे। इस बार का क्या प्लान? प्लान मेरी ओर से तो रहता ही है, मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता है, हर कोई कार्यकर्ता अपनी तैयारी से करता है, कर रहा है, लगा रहता है, लेकिन पार्टी जैसा निर्णय लेगी, पार्टी के निर्णय के साथ बंधे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी मिस्टर सैनी भी हैं, ये एडवोकेट हैं, और इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका क्या विचार है सर के बारे में। सर, आप सर के साथ रहते हैं, कैसे इंसान है ये, कैसा आपको लगा इनके साथ, कैसा इनका व्यवहार है, आपके क्या प्लान्स हैं? सुभाष जी से मिलना लगभग 5-5.5 साल पहले हुआ था। तो सुभाष जी की प्रेरणा से, सुभाष जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होकर मैं इन्हीं का होकर रह गया, और जो कुछ इन्होंने सिखाया उसको लेके मैं राजनीति में आया, और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से मैं जिला में महामंत्री हूँ, कष्ट निवारण समिति का सदस्य हूँ, और उन्होंने ही मुझे, मेरा भी संघ प्रवेश लगभग 26-27 साल पुराना था, पर मैं संघ के इतने गहराई तक संघ को नहीं जानता था। जो माननीय सुभाष जी के मिलने के बाद मैंने संघ की शाखा को भी प्रॉपर ज्वाइन किया, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को समझकर पार्टी के प्रचार में और स्वच्छता के लिए भी जो सुभाष जी ने हमारे को कभी भी हमारे को कहीं भी बताया, काम के लिए कहा, हमने दिन रात साथ लग के सुभाष जी के लिए काम किया। और आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के लिए प्लान फिलहाल तो यही है कि हमारा अगर नगर निगम हुआ, तो मैंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था नगर निगम का, अगर अब भी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, पिछली बार मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, तो अब की अगर मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो मैं ज़रूर पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। और फिर उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए हमारा प्रयास है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। तो बात तो आगे तीसरी भी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो मैं बतौर प्रोफेशन के नाते पब्लिक के बीच में भी रहता हूँ, पब्लिक हमारे हर प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों से इतने लोग प्रभावित हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की के साथ जुड़कर तीसरी बार जरूर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो सर, आपका 6 से 7 साल आप इसमें पॉलिटिक्स में हैं, सबसे ज़्यादा कोई खास बात या कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको याद हो, या कोई ऐसा संघर्ष जो आपको ऐसा प्रॉब्लम आई हो बीच में, कुछ भी हो जो आपकी तरफ से? देखो, मैं एक चीज बताते हुए बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे मुख्यमंत्री जी ने दी ना, उस जिम्मेवारी पर मैं जी जान से लगा। और एक बार मुझे शारीरिक रूप से दिक्कत आ गई, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी मिली थी 23 जनवरी 2017 को, और उसके कुछ दिन बाद ही जून में हमने एक बहुत बड़ी यात्रा, और स्वच्छता समरसता संदेश यात्रा नाम से शुरू की, जिसमें लगभग हमने 85 के आसपास युवाओं को उस यात्रा में, पूरे प्रदेश की 22 दिन की यात्रा थी वो, जून का महीना था। तो जून के महीने में गर्मी, कड़क गर्मी, 2017 की बात है? हाँ, 2017 में। तो पूरे प्रदेश का जैसे हमने भ्रमण किया, पानी अलग मिला, रहना अलग मिला, रेस्ट नहीं मिला, तो तुरंत मुझे पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम आई, कैसे प्रॉब्लम आई। मेरा जो ब्लड है वो 7 ग्राम रह गया। अच्छा। जब मैंने टेस्ट कराया तो शरीर एकदम मतलब इतना कमजोर हो गया, उठते बैठते चक्कर आने लगे। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड 7 ग्राम रह गया। तो 7 ग्राम, डॉक्टर भी देख के हैरान, सब देख के हैरान, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो एक पल और लम्हा मुझे याद आता है। यानी यदि ये कहें कि हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान को हमने अपने लहू से, अपने खून से सींचा है, तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी, तो शक्ति नहीं होगी। आज बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हरियाणा के अंदर ये आंदोलन एक मिशन बन चुका है, आंदोलन अभियान बन चुका है ये मिशन। और अभी कुछ दिन पहले इस हमारे अभियान से प्रेरित होकर के भिवानी में गांव है धुलेड़ी, वहां की 70-80 लोगों की, युवाओं की टीम है।
उन्होंने अपने गांव को शुरू किया, अपने गांव से शुरू किया। वो अपने गांव से शुरू होकर के आसपास के गांव में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अब उनके गांव में वो बात दावे से कहते हैं कि हमारे गांव के अंदर कहीं भी आप एक रैपर नहीं दिखा सकते, कोई पॉलिथीन नहीं दिखा सकते, और वो टीम निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। और वो पूरे हरियाणा में चैलेंज करते हैं, हमें कोई भी गांव दे दो, हम 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उस गांव को नीट एंड क्लीन कर देंगे। ऐसे जुझारू युवा, ऐसे समर्पित युवा, वो हमारे स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर के तैयार हुए। और नरेंद्र मोदी जी ने उस टीम को अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, उनको सम्मानित किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पेशली उस टीम को उस गांव में जाके मिलके आए और उन पूरी टीम को सम्मानित करके आए, और उनको सम्मानित करने के साथ साथ स्टेट टास्क फोर्स का मेंबर भी बनाया। उनका नाम भी पवन सैनी है। ठीक। और ऐसे ही एक दूसरी, मतलब जब इस प्रकार के आंदोलन खड़े होते हैं तो उससे लोगों को भी प्रेरणाएं मिलती हैं। रोहतक में डॉक्टर जसमेर सिंह है, उन्होंने अपने अकेले से शुरू किया था। लगभग उस अभियान को भी 2 साल होने को है। सुनो नहरों की पुकार, उसमें क्या किया, कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, युवाओं की टीम खड़ी की, अकेले से शुरू हुए। जो रोहतक के अंदर 2 बड़ी नहरें हैं, उन नहर पे खड़े हो जाते हैं वो फट्टी लेकर के, नहरों को बचाओ, नहरों की पुकार, मुझे गंदा मत करो, इस प्रकार के स्लोगन होते हैं। तो उसमें क्या है कि जब वो खड़े होते हैं तो लोग नहरों में पूजा की सामग्री, दवाई, ये वो उल्टी पुल्टी चीजें डालने आते हैं। तो उन्होंने रोकना शुरू किया, कुछ लोग लड़े झगड़े। आज वो उनका आंदोलन भी इतना बड़ा बन चुका है, उसके अंदर भी उन्होंने 70-80 युवाओं को जोड़ लिया और एक इतना बड़ा मुहिम खड़ा कर दिया रोहतक के अंदर। आज उस मुहिम के साथ अनेक लोग जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर जुड़ चुके हैं, युवा जुड़ चुके हैं। तो इस प्रकार के बदलाव जब आएंगे तो वो तभी आएंगे जब इस मुहिम को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में स्वच्छता अभियान को, जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने, अब हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान देश भर में अब शुरू हुआ है, तो ऐसे ही प्रदेश में भी 2014 के बाद ही शुरू हुआ। और आज पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की एक सम्मानजनक स्थिति है। लोग अपेक्षा करते हैं, यानी मुझे भी दिन भर में पूरे प्रदेश से सैकड़ों फोन आ जाते हैं कि आज हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाला नहीं आया, आज हमारी गाड़ी नहीं आई, आज हमारे गांव की सफाई नहीं हुई, आज हमारे गांव का नाला बंद है। तो इस प्रकार की जो लोगों की उम्मीदें हैं वो सरकार से बड़ी है, क्योंकि सरकार ने दिया है, सरकार ने सिखाया है कि जो स्वच्छता है वो ये हम सबको सामूहिक रूप से करनी है। और स्वच्छता को हमने कॉलेजों से जोड़ा, स्वच्छता अभियान को हमने स्कूलों से जोड़ा, स्वच्छता अभियान को हमने धार्मिक संस्थाओं से जोड़ा, स्वच्छता अभियान को हमने सामाजिक संस्थाओं से जोड़ा, व्यापारिक संस्थाओं से आपको जोड़ा। काट रहा हूँ, ये जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में होता है, इसका कोई चलान होता है? चलान होना चाहिए कि अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ। हम खुद विजिट कर रहे हैं, हम भी जाते हैं, तो वहाँ पे गंदगी है, तो गवर्नमेंट को इसका कुछ चलान नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, कोई ऐसा गलत है तो गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए ना कि एक इंस्पेक्टर जाता है वहाँ पे, या कुछ ऐसा जाता है, ये गंदा है, ठीक है, आपका 1000, 2000 का, 5000 का चलान है, तो शायद उससे जल्दी कवर हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक कह रहे हैं आप। फॉरेन में यही पैटर्न है, इसीलिए वहां कोई गंदगी नहीं डालता। उनको पता है कि यदि मेरे घर का कूड़ा मैंने कहीं गली में फेंक दिया तो तुरंत मेरे घर चलान आ जाएगा, हैवी चलान, और उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बात सुनेगा नहीं आपकी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपने देश के अंदर ये चीजें खड़ी नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीजें वोट बैंक की दृष्टि से देखी जाती हैं। भाई यदि मैं ये काम करता हूं तो मेरी वोट खराब हो जाएगी, यदि मैंने ये काम कर दिया तो मेरे से 4 लोग नाराज हो जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी ने ये साहस किया है, मुख्यमंत्री जी ने अब साहस दिखाया है। आज ही उनका ये बयान आया है कि भाई मुझे तो अच्छे काम करने हैं, चाहे मुझे लोगों की वोट मिले ना मिले, मुझे वोट से कोई लेना देना नहीं। मैं सत्ता में आया हूं लोगों का भला करने के लिए, सत्ता में आया हूं लोगों की भलाई करने के लिए। सर, अगर हम किसी का चलान करते हैं, हाँ। सपोज एक आदमी नाराज होता है, लेकिन उसके करने से हमारे 100 लोग भी तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना कि ये। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। मैं तो कह ही रहा हूं कि ये पहले परिस्थितियां थी, अब ये बदल चुकी हैं। अब यदि किसी का चलान करना होता है तो चलान भी किए जाते हैं। हाँ, जितने करने चाहिए उतने नहीं है,
उतने नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई है। अब शुरुआत करी है तो इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। सर फेसबुक पे देखते हैं हम लोग, हंसते रहते हैं आप, गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है, कभी कभी आ जाता किन है। बातों पे आता है? जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, जब मान लो मैंने इच्छा सोची है, हाँ। कोई चीज सोची वो नहीं पूरी हुई, तो गुस्सा कई बार आ आप जाता भी है। मतलब हमारी तरह ही है ना? हाँ, गुस्सा वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सफ़र आपका काफ़ी ऊपर नीचे था, अभी अपने आप को आप स्टेबल मानते हैं कि मैं सही जगह पहुंच गया हूँ, या आगे भी सफ़र है अभी? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बहुत है, कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। अभी शुरुआत कह सकते हैं हम इसको, ये शुरुआत है। शुरुआत है ये, और बहुत कुछ करना है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, हमें बिल्कुल। ज़रूरत है हेल्थ आपकी इज वेल्थ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें आपकी अभी। हाँ। और जैसे कि अभी एक चालान से हमारी बात हो रही थी कि चालान होने चाहिए। मैं अम्बाला से हूँ, और वहाँ पे जैसे ये स्लम एरिया होता है, बहुत गंदगी होती है, ठीक है, लेकिन जैसे कुछ भी हुआ है वहाँ पे, कोई गंदगी है, कोई साफ़ करने आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई उसको देखता नहीं है। ऐसा भी कोई अभियान है कि जो उसको भी साफ़ करे? नहीं, हमने तो, पवन जी गवाह उस बात के, राजेश जी भी गवाह हैं, यहाँ हमारे करनाल में ही एक स्लम बस्ती है, डेहा बस्ती, और उसमें हम अक्सर एक बार नहीं, अक्सर जो है, जब भी ज़रूरत लगती है तो हम ऐसी बस्तियों को ही सेलेक्ट करते हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक उस बस्ती की ठीक से सफाई और सारी चीज़ों में जागरूकता ना आ जाए तब तक नहीं करते। क्योंकि बात गंदगी की नहीं है, गंदगी से बीमारियां आती हैं। अब ये तो देखो ना, आज मैं फेसबुक पे देख रहा था, 2 फोटोएं डाली हुई थी, एक गंदगी की फोटो और एक बहुत अच्छे जंगल की फोटो। तो वो कहते हैं, उस पे लिखा हुआ था, यहाँ जानवर रहते हैं और यहाँ इंसान रहते हैं। तो ये चीजें तो हमें सिखाती है कि भाई हम, देखो ये तो एग्जाम्पल है ही, हम जितना स्वच्छता से प्यार करेंगे ना, उतना ही हम ताकतवर बनेंगे हर दृष्टि से। और ये चीज पता नहीं क्यों हम भूल गए। स्वच्छता तो हमारे व्यवहार में जुड़ी हुई थी, संस्कारों में भी जुड़ी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब घर में माता उठती थी सुबह सुबह, तो सबसे पहले क्या काम होता था? झाड़ू देना, फिर घर को लीपना, पोछा लगाना, वो सब करते ही थे। आज सारी चीजें आर्टिफिशियल हो गई है, तो करना छोड़ दिया, इसलिए बीमारियां भी नई नई आ रही है। दोषी तो हम स्वयं हैं इसके। तो अभी हरियाणा में फ्लड था, अभी 2-3 दिन से ठीक हुआ है। आप समाज सेवा करते हैं, किया तो काफी कुछ होगा आपने, थोड़ा बताओ कैसा था, हालात कैसे थे? हमारे जो संस्कार है ना पार्टी के, वो प्रचारित करने के संस्कार नहीं है। पार्टी के संस्कार हैं कि सेवा करो, और संस्कार हैं कि आप उस सेवा को गुणगान मत करो, दिखाओ मत। तो बड़ा पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ऐसे कई ऐसे प्रदेश हैं जहां इस समय भयावह स्थिति बनी हुई है, लोग बड़े परेशान हैं। तो और वैसे ही हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, एक दूसरे की मदद करना, परिवार की तरह सबको देखना, वहां जाना आना, ये सब स्वभाव, सहज स्वभाव से होता है। तो हमारे से भी जितना बना हमने किया, और पार्टी की ओर से भी निर्देश थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी, उन्होंने भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि आप सब लोगों के बीच में जाइए और यथासंभव उनकी सहायता और मदद कीजिए। तो इस प्रकार का काम जीवन में करते रहते हैं। समरसता भी आती है, समानता आती है, भाईचारा मजबूत होता है। इस प्रकार के काम तो सहज सरल होते ही रहने चाहिए, होने भी चाहिए। दुख में हम किसी के काम आ जाएं, उससे बड़ा कोई काम और पुण्य नहीं है। तो सर, हम तो पर्सनली, हमारी टीम पूरा जी टेप्स आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। यूथ के लिए क्या कोई मैसेज? हाँ, देखिए, भारत जो है ना, वो युवाओं का देश है। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जिसमें इतने प्रतिशत युवा हो। और जब जब भी युवा जागा है तो बड़ी क्रांति लाया है युवा। और जब भी युवा में जागृति आई है तो निश्चित रूप से युवा ने भी तरक्की की, देश ने भी तरक्की की। आज मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा कि संस्कारित बनिए, अपने महापुरुषों को जानिए,
अपने वीरों को जानिए, उनको पढ़िए, उनसे जुड़े रहिए और अपना लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप परिश्रम करते हो, ठान लेते हो, तो सफलता निश्चित मिलती है। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वो देखो दूर खड़ी मंजिल, वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक लगाती है। युवा ठान ले तो जो चाहे कर सकता है, युवा ठान ले तो तूफान का भी मुंह मोड़ सकता है। और इंसान में वो ताकत है, इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती को भी काबू कर सकता है, बड़ी से बड़ी चुनौती पे भी जीत हासिल कर सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि देश बदल रहा है, युवा भी अपने आप को बदलें, बुराइयों से दूर करें, नशे से दूर करें और विशेषकर नारी शक्ति का भी इस देश में, इस भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। देश की बेटियों को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनको भी यही संदेश दूंगा कि वो भी कल्पना चावला बने, वो भी रानी लक्ष्मीबाई बने, वो भी माँ दुर्गा बने, और ताकि बड़ी से बड़ी दुराचारी शक्तियों पर जीत हासिल की जा सके। सर, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन के लिए बुक्स पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप मोटिवेशन के लिए? प्रेरणा पढ़ता रहता हूँ, महापुरुषों की, उनकी जीवनियां पढ़ता रहता हूँ। और हाँ, एक रूटीन है कि सवेरे उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना, 1-1.5 घंटा फिर अखबार को जरूर देना। अखबार में आर्टिकल लिखने का शौक है मुझे बड़ा, ठीक है, लिखता भी हूँ और लिखने में फिर सारी चीजें। कोई आपका आर्टिकल स्क्रीन पे दिखा दें? हाँ, जबरदस्त है, अभी लेटेस्ट आया था। अभी विकास जी आपने पूछा कि आपका कोई लेटेस्ट आर्टिकल है, तो ये मेरा अभी पिछले महीने का ही आर्टिकल है। सुभाष जी के बारे में हमारे एरिया में एक बात कही जाती है कि जिस गांव में सुभाष जी चले जाते हैं वो गांव इनको हो जाता है। ये इतना निष्ठावान है और कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी चिंता इतनी सुभाष जी करते हैं। मुझे याद है जब कोविड का समय था तो ये लगातार 4-4, 5-5 घंटे फोन पे रहकर अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती थी तो उनको वो सुविधा मुहैया कराते थे। और हमने बहुत कई बार कहा कि चेयरमैन साहब आपने लोगों से मिलना बंद नहीं किया, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्होंने ये हमेशा एक ही बात की कि मेरा जो जीवन है ये समाज के लिए है, और हमेशा सुभाष जी ने समाज सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया है। तो सर, स्वच्छता को लेकर हरियाणा के जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए आपका मैसेज क्या है? स्वच्छता को लेके मैं प्रदेशवासियों को एक ये अपील करना चाहूँगा, इसमें हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थाएं, सभी से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़ें। देखो, हमारे निजी व्यवहार में तो स्वच्छता होती है, ये तो होता नहीं कि भाई हम कोई भी गंदे कपड़े हमें मिले पहन के चल पड़े, और यदि कोई पहनते भी है तो उसको लोग पसंद ही नहीं करते। हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में तो स्वच्छता है, लेकिन सामूहिक व्यवहार में भी हम स्वच्छता को जोड़ें, ये मेरी समस्त प्रदेशवासियों से अपील है। स्वच्छता केवल सरकार की, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या केवल पंचायत की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम सब भी सहयोगी बने, ये मेरी अपील है। और स्वच्छता से बदलाव इतना बड़ा आएगा और इतना विस्तार से आएगा कि हम सब देख करके दंग हो जाएंगे। स्वच्छता में वो ताकत है जो हम सबको मजबूती देती है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवता का वास होता है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ संपन्नता होती है, समृद्धि होती है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में स्वच्छता को स्थान दें और गंदगी को दूर भगाने का संकल्प लें। गंदगी का जो स्थान है उस गंदगी को उसी स्थान पर डालें तो स्वच्छता स्वतः आ जाएगी, ये मेरी अपील है। तो सर, आप वैसे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और हम लोग एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं जो कि हरियाणा में सबसे पहला जी का सेंटर है।
एनिमेशन के बारे में आपको क्या समझ आता है या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो विकास जी, आपने एक नई पहल शुरू की है और एक यूनिक आइडिया है, नया आइडिया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपनी ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, इस क्षेत्र के अंदर अपार संभावनाएं हैं, अनेक प्रकार के आपके पास अवसर मिल सकते हैं। आप इस लाइन को चुने, एनिमेशन को चुने और आज इसमें आगे बढ़ने के युवाओं के, विशेषकर युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। और मैं सभी आपके जी-टेक के सभी फॉलोवर्स को, सभी जुड़े हुए आपके सहपाठियों को, सहयोगियों को, साथियों को, पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जहां भी कहीं आपको हमारी सरकार की, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि युवा स्वावलंबी बने, और ये स्वावलंबी बनने का, इंडिपेंडेंट बनने का एक बहुत बड़ा मजबूत माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को आपने शुरू किया है। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ है, और जहां भी कहीं आपको हमारी आवश्यकता लगेगी उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। मुश्किल से आज इनका समय मिला था, लेकिन बहुत बढ़िया समय इनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। और वैसे इनको सोशल मीडिया पे स्वच्छता दूत के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा की जनता ने इनको नाम दिया है। और ये जो नाम दिया है काफ़ी हद तक ये 100% सही भी है, क्योंकि जिस तरीके के इनके काम हैं उस हिसाब से इनका नाम यही होना चाहिए था, मैसेंजर ऑफ क्लीनिनेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। शुक्रिया।